हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आज बीएससी इनसाइड विद में। तो देखिए, हम बीएससी 5 सेमेस्टर के बॉटनी पेपर फर्स्ट को कराने जा रहे हैं। ये इसका दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। इससे पहली वीडियो में हमने आपको वाटर्स का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ाया है। अब हम आपको इन ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो देखिए, हर दूसरे जीवन की तरह पौधों को भी अपने शरीर से अतिरिक्त जल निकालने के लिए एक उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। मतलब हर एक जीव को अपने शरीर से जल निकालने के लिए एक उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। देखिए, हर दूसरे जीवित जीव की तरह पौधों को भी अपने शरीर से अतिरिक्त जल निकालने के लिए एक उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन शब्द का प्रयोग पौधे के शरीर से अतिरिक्त जल निकालने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर पत्तियों की सतह पर जल वाष्पित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान पौधे के ऊतकों में जल के अणु पौधे के वायवीय क्षेत्रों से बाहर निकल जाते हैं। पौधे वृद्धि और विकास के लिए अवशोषित जल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो वृद्धि और विकास के लिए जल का एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं। बचे हुए अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए वाष्पोत्सर्जन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, मेन परिभाषा क्या है वाष्पोत्सर्जन की। तो वाष्पोत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में नष्ट हो जाता है। रंध्र, बातरंध्र मतलब जो स्टोमेटा होते हैं प्लांट के ऊपर, बातरंध्र होते हैं, उपचर्म होते हैं, वाष्पोत्सर्जन के मार्ग हैं। ये एक चयापचय प्रक्रिया है जो जीव द्रव्य द्वारा नियंत्रित होती है और आवश्यकता अनुसार पर्यावरण द्वारा इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण से भिन्न है। मतलब वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो वाष्पीकरण से भिन्न होता है। देखिए, वाष्पीकरण जो होता है वो पानी का जो है वो उड़ जाना, मतलब ज़मीन से पानी उड़ जाता है गर्मी के द्वारा, मतलब सूरज की किरणों के द्वारा। लेकिन जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पौधों द्वारा किया जाता है। पौधे अपने अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। तो ये बात इसमें कही गई है कि वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण से भिन्न है, क्योंकि ये है एक शारीरिक प्रक्रिया है जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप इसके नोट्स बनाइए और इसी प्रकार से आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन के क्या प्रकार है। तो वाष्पोत्सर्जन के देखिए, पहला प्रकार है सोमेट्रल ट्रांसपीरेशन, मतलब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है। तीसरा देखिए वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। चौथा छाल वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए, ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है तो ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से जल नष्ट हो जाता है और जल से भरी स्पंजी मेसोफिल कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय स्थान तक जाता है और मेसोफिलिक कोशिकाओं के ठीक बगल में होता है। उपरंध्रीय स्थान जो बाह्य त्वचा पर स्थित रंध्रों के सीधे संपर्क में होता है। जल वाष्प में संतृप्त होने पर अंतराकोशिकीय स्थान से किसी भी अतिरिक्त जल वाष्प को प्राप्त करता है। इस प्रकार रंध्र अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन समग्र रूप से कार्य करता है। दूसरा देखिए, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियों के उपत्वचा के माध्यम से जल निकलता है। पौधे के अंदर होने वाले कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 5 से 7% त्वचीय वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के दौरान उपत्वचा के माध्यम से अधिक जल का स्थानांतरण होता है, जो मुख्य रूप से रात में होता है या जब शुष्क परिस्थितियों में रंध्र बंद हो जाते हैं। पत्तियों के ऊपरी और निचले दोनों बाह्य त्वचा में उत्पन्न होती है। जल पूरी तरह से इससे होकर नहीं गुजरता है। पतली उपत्वचा वाले पौधों में अधिक उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है। वतरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन देखिए, तीसरा है छाल वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए, सिर्फ इसके प्रकार लिख सकते हैं, हमें इसे डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ वाष्पोत्सर्जन का परिचय देना है। इसके बाद में हमें वाष्पोत्सर्जन को प्रवाहित करने वाले कारकों के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन को प्रवाहित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। हमने आपको वाष्पोत्सर्जन बताया है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार बताए हैं। अब हम आपको वाष्पोत्सर्जन को प्रवाहित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे। वाष्पोत्सर्जन को प्रवाहित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, आंतरिक कारक होते हैं
जिसमें जड़ प्ररोह अनुपात होता है, जिसे पार्कर 1949 के अनुसार बताया गया है। दूसरा पत्ती क्षेत्र होता है। तीसरा पत्ती की संरचना होती है। चौथे में पर्यावरणीय कारक होते हैं, मतलब एक तो उसके आंतरिक कारक होते हैं जो उसे अंदर से प्रवाहित करते हैं, दूसरे पर्यावरणीय कारक होते हैं जो पर्यावरण द्वारा कार्य किए देखेंगे, जिसमें जड़ प्ररोह अनुपात है। तो देखिए पार्कर 1949 के अनुसार यदि अन्य कारक वाष्पोत्सर्जन के अनुकूल थे तो जड़ प्ररोह अनुपात बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। मतलब जब जड़ प्ररोह अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्यों बढ़ जाती है? तो ज्वार की जड़तंत्र अधिक व्यापक होने के कारण मक्के की तुलना में पत्ती की सतह पर प्रति इकाई दर अधिक दर से वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब ज्वार की जड़तंत्र अधिक होने की वजह से मक्के की तुलना में ज्वार में अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, यही बताया गया है। दूसरा पत्ती क्षेत्र, तो इसमें बताया है कि यद्यपि पत्ती क्षेत्र और जल के बीच में कोई अनुपातिकता नहीं है, तो पत्ती क्षेत्र बढ़ाने पर जल हानि क्यों बढ़ जाती है, ये वाष्पोत्सर्जन क्यों बढ़ जाता है? हालांकि बड़े मक्के के पौधे में अधिक मात्रा में जल निकलता है, जबकि छोटे पौधे में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पानी निकलता है। किसी पौधे के प्रति इकाई क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन दर तब बढ़ जाती है जब पत्तियां हटा दी जाती हैं, पत्ती क्षेत्र घटता है। हालांकि बिना काटे गए पौधे के सामग्री जल हानि अधिक होती है। इस तथ्य के कारण कि छोटे हुए पौधे में अधिक कुशल वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि इसकी जड़तंत्र कम पत्तियों में अधिक जल की आपूर्ति कर रही होती है। फिर पत्ती क्षेत्र क्या होता है? तो शुष्क क्षेत्रों में पौधे के कई संरचनात्मक परिवर्तन दिखते हैं, विशेष रूप से उनकी पत्तियों जिसमें मोटी उपत्वचा होती है, कोशिका कूप अच्छी तरह से विकसित, पहले से ढसे हुए रंध्र होते हैं, रोमों का आवरण, बहुत से कुछ शामिल है। ये विशेषताएं जल की कमी को कम करती हैं। चूँकि शुष्क परिस्थितियों में रंध्र बंद हो जाते हैं, जल की कमी की प्राथमिकता विधि उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है। तो देखिए फिर हम पर्यावरणीय बाहरी कारक देखते हैं, जिसमें प्रकाश है। तो जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश का वाष्पोत्सर्जन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अंधेरे की तुलना में प्रकाश हमेशा वाष्पोत्सर्जन का कारण बनता है। रंध्र प्रकाश की उपस्थिति में खुले रहते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन संभव होता है, जबकि रात में ये बंद हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। रात में केवल वातरंध्रीय उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब वातरंध्रीय जो कि स्टेम से होता है, पत्तियों से नहीं होता है, उपत्वचीय होता है, ऊपर वाली त्वचा से होता है। नीली रोशनी और कुशल वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाती है। मतलब जो नीली रोशनी होती है, जो हमारी स्काई में हमारे सन की नीली रोशनी होती है, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाती है, जिसके बाद लाल रोशनी आती है। रंध्र कभी भी हरे प्रकाश, यूवी प्रकाश या अवरक्त प्रकाश की उपस्थिति में नहीं खुलते हैं। मतलब जो स्टोमेटा होते हैं, कोई लीफ होती है, उसके अंदर स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं, वे कभी भी हरे प्रकाश में, यूवी प्रकाश में या अवरक्त प्रकाश की उपस्थिति में नहीं खुलते हैं। दूसरा कारक देखिए वायुमंडलीय कारक है, जो ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करता है। तीसरा है वायुमंडलीय आर्द्रता है। चौथा देखिए संतृप्त वायु दाब है या फिर वाष्प दाब है। पाँचवा हवा का वेग है। छठवां ये सौर विकिरण है। सातवां मृदा का पर्यावरण। अब देखिए हम वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने, वाष्पोत्सर्जन का महत्व बताते हैं। तो महत्व एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से इसे तैयार कीजिए। जल और एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ताकि ये हमें आगे पढ़ाई में काम आ सके। ताकि हम जैसे टीचर बनना चाहते हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। जल और खनिजों को देखिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। जल और खनिजों को वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। दूसरा देखिए पौधे के भीतर जल का संतुलन बना रहता है, क्योंकि पादप शरीर से पानी लगातार निकलता रहता है। तीसरा ये कोशिकाओं को कठोर रखता है और परासरण बनाए रखता है। वाष्पोत्सर्जन एक चूसण बल उत्पन्न करता है, जो पौधे में जल के ऊपर की ओर परिवहन में सहायता करता है। पाँचवा देखिए पत्ती अपनी सतह पर कुछ जल स्नेही लवणों को जमा होने से नम रहती है। मतलब जल स्नेही का अर्थ होता है जो वाटर को स्टोर करके रखता है। फिर छठवें में हो जाएगा ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और कोशिकाओं की स्फीति को रक्षित करता है। सातवां हो जाएगा इष्टतम वाष्पोत्सर्जन से पौधे का समुचित विकास होता है। इसकी पत्तियों से वाष्पित होने वाले पानी के कारण पेड़ों में शीतलन प्रभाव होता है। अब नुकसान भी देख लेते हैं। नुकसान ये है कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने के बावजूद भी वाष्पोत्सर्जन के कई नुकसान होते हैं, जैसे पत्तियां मुरझा जाती हैं, स्फीति में कमी आती है, उच्च तापमान के दौरान वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण और अन्य चयापचय गतिविधियों को प्रभावित करता है।
तो ये हमने वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक कंप्लीट किया। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए अच्छे से और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये आपको इसमें भी काम आएगा, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में भी, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपको काम आएगा, एंड आप एमएससी करेंगे उसमें भी आपको काम आएगा, एंड यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें भी आपको अच्छे से काम आएगा। थैंक यू।